हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्पर गियर डिज़ाइन के बारे में टोटल रिवीजन किया था और हेलिकल गियर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। तो हेलिकल गियर के बारे में हमने एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हेलिकल गियर टर्मिनोलॉजी। तो ये लेक्चर में हम हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो हेलिकल गियर की टर्मिनोलॉजी देखने से पहले आपको स्पर गियर की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेसिक है। अब ये जो है उससे थोड़ा एडवांस जाने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हेलिकल गियर में। जो सबसे पहले हमने बात की थी कि हेलिक्स एंगल की, तो एज पर द हेलिक्स एंगल इट इज़ नेम्ड हेलिकल गियर। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर में। तो आपको हेलिक्स एंगल कहाँ पे दिखेगा? एक तो ये जो दिख रहा है साई यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है और तीसरा यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो हेलिकल गियर जो है, मतलब कि ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक मिनट आपको, यस, तो ये जो डायरेक्शन है ये एक्सिस की डायरेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये तीथ का एंगल है, ठीक है। तो एक्सिस और तीथ के एंगल, एक्सिस और तीथ के बीच का जो एंगल होगा दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल प्लेन में लिया है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिया है, तो ये भी बनेगा हेलिक्स एंगल। सो बेसिकली हेलिक्स एंगल जो है वो किसे हम बोलेंगे? तो तीथ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, और एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द हेलिक्स एंगल। अब हेलिक्स एंगल में यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ है जो कि हमें पता होने चाहिए। सो हेलिक्स एंगल इज द एंगल मेड बाय हेलिक्स विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इट इज़ एन एंगल मेड बाय द टीथ विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि मैंने आपको बताया। नाउ हेलिक्स एंगल जो है वो जनरली 15 से 30 डिग्री तक होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डबल हेलिकल गियर यानी कि हेनिजबॉन गियर यूज़ करते हैं तो हम उसको 45 तक ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हेलिक्स एंगल में जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि उसके जो तीथ रहते हैं वो, अगर एक तीथ इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड है एक गियर का, तो दूसरे गियर का तीथ जो है वो इस तरह से राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है? हेलिकल गियर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिमिटेशन, वो भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा, जो उसमें एक्सियल थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और एडवांटेज क्या होगा? स्मूथ रनिंग है, ठीक है, और हाई स्पीड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो ये था हेलिक्स एंगल के बारे में। अब दूसरा जो है वो है ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच एंड ट्रांसवर्स मॉड्यूल, यानी कि ट्रांसवर्स पिच यानी कि पीटी दिया है यहाँ पे, और ट्रांसवर्स मॉड्यूल यानी कि एमटी दिया है। अब यहाँ पे फिगर देख के समझते हैं कि ट्रांसवर्स पिच कहाँ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसवर्स पिच है। आपने फ्रेंड्स स्पर गियर में सर्कुलर पिच सर्कुलर देखा था, ठीक है, पीसी सर्कुलर पिच। तो इसी तरह यहाँ पे अगर एक तीथ है और उसके एडजेसेंट तीथ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इन अ ट्रांसवर्स प्लेन, ये जो प्लेन होगा वो ट्रांसवर्स प्लेन, यहाँ पे टी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये होगा ट्रांसवर्स प्लेन और ये होगा नॉर्मल प्लेन। ओके, सो ट्रांसवर्स प्लेन में अगर एक तीथ से दूसरे तीथ की सेम जगह है तो उसका जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स पिच, ओके, पीटी। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रांसवर्स पिच इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पाई इंटू एम टी, ठीक है। ट्रांसवर्स मॉड्यूल, तो ट्रांसवर्स मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाय जेड। डी इज द पिच सर्कल डायमीटर एंड जेड दैट इज द नंबर ऑफ टीथ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ये हो गया ट्रांसवर्स पिच एंड ट्रांसवर्स मॉड्यूल के बारे में। अब देखते हैं नॉर्मल सर्कुलर पिच एंड नॉर्मल मॉड्यूल। तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन में जो भी पिच होगी दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स पिच, और यहाँ पे नॉर्मल प्लेन में जो भी पिच रहेगी दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल सर्कुलर पिच। तो उसको हम बोलेंगे एम एन और पी एन, नॉर्मल मॉड्यूल एंड ट्रांसवर्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे जैसे एम टी था वैसे यहाँ पे एम एन होगा, नॉर्मल मॉड्यूल। ओके, अब यहाँ पे एक और रिलेशन यहाँ पे दिया है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसवर्स पिच है, तो अगर ए बी और सी इस तरह से हम यहाँ पे लेते हैं तो
AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉस साई हम लिख सकते हैं। AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉस साई। तो फ्रेंड्स पहले जब भी आप ये थियरी आप देखो, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, उससे पहले आपको ये पहले अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको वन बाय वन ये फिगर देख के ये सब सॉल्व करना है। सो बेसिकली कॉस साई इज इक्वल टू AC अपॉन AB। सो AC इज इक्वल टू PA एंड AB इज इक्वल टू PT। सो कॉस साई इज इक्वल टू PN अपॉन PT। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉर्मल पिच इज इक्वल टू ट्रांसवर्स पिच इनटू कॉस साई। क्लियर है? अब उसके आगे जैसे नॉर्मल पिच लिखा वैसे ही नॉर्मल मॉड्यूल इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मॉड्यूल इनटू कॉस साई। ओके, तो इस तरह से साई इज द हेलिक्स एंगल, ये है नॉर्मल मॉड्यूल, ये है नॉर्मल सर्कुलर पिच। ठीक है, तो इस तरह से हमें ट्रांसवर्स पिच एंड नॉर्मल सर्कुलर पिच हमें पता चली एंड उसके रिलेशन भी हमने यहाँ पे देखा। Now helical gear are normally generated by hobbing and normal module is standard and is equal to the module of hob cutter। ठीक है, नाउ ये मैन्युफैक्चरिंग की बात है यहाँ पे कि होबिंग प्रोसेस से जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके रिलेटेड। अब यहाँ पे है एक्सियल पिच। तो फ्रेंड्स एक्सियल पिच हम किसे बोलेंगे, तो मैं आपको फिगर बता देता हूँ, उससे ज़्यादा पता चलेगा आपको कि यहाँ पे ये सपोज टीथ है। ठीक है, ये टीथ हम कंसीडर कर रहे हैं और उसकी जो लाइन है, और यहाँ पे एडजेसेंट थ्रेड पे एडजेसेंट टीथ पे दूसरी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन जितनी बनेगी, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल पिच। ओके, इन अ एक्सियल डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे एज अ थियोरी देखें एक्सियल पिच की, तो क्या लिखा है डेफिनेशन? So axial pitch is the distance between corresponding point on adjacent teeth measured on the pitch surface in axial direction। ये axial direction हुई, और यहाँ पे ये teeth से अगर हम यहाँ पे incline लेते हैं तो ये जो लेंथ मिलेगी आपको, that is the axial pitch। अब फिर से मुझे फिगर आपको बताना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो tan psi इज इक्वल टू AB अपॉन AD। तो वो भी यहाँ पे फिगर से ही है कि tan psi यानी कि ये tan psi इज इक्वल टू AB एंड AD। सो AB अपॉन AD इज इक्वल टू tan psi। ओके, सो AB इज इक्वल टू PT ट्रांसवर्स पिच एंड AD इज इक्वल टू PA एक्सियल पिच इज इक्वल टू tan psi। तो यहाँ सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पे एक्सियल पिच इज इक्वल टू PT अपॉन tan psi हम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये सब जो रिलेशन आप देख रहे हो वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी आता है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, नाउ ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। ठीक है, सो यहाँ पे phi t एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल phi n, वो मैं आपको साथ में बता देता हूँ। द प्रेशर एंगल मेजर्ड इन अ ट्रांसवर्स प्लेन and the pressure angle measured in a normal plane is called the transverse and normal pressure angle। अब यहाँ पे देखते हैं फिगर में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल phi एंड यहाँ पे ये रहा नॉर्मल प्रेशर एंगल। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये नॉर्मल प्लेन है और ये ट्रांसवर्स प्लेन है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल, एंड नॉर्मल प्लेन से एंगल बनता है परपेंडिकुलर लेके, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल प्रेशर एंगल। अब प्रेशर एंगल क्या है उसके बारे में तो हमने डिटेल में स्पर गियर में देखा है। कितने कितने स्टैंडर्ड्स प्रेशर एंगल हैं आप ज़रा सोच के बता सकते हो मुझे? 14.5 डिग्री, 20 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये सब जो है यहाँ पे आप दिखाया गया है। 14.5, 20, 22.5, 25 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड प्रेशर एंगल है। और अगर एग्जाम्पल में आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप 20 डिग्री एज्यूम करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल। फिर ये एक और रिलेशन यहाँ पे दिखाया है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल एंड हेलिक्स एंगल का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन है वो मैं आपको ये फिगर से नहीं बता सकता। हम इसके लिए एक थियरी जो है डिस्कस करने वाले हैं, फोर्सेस ऑन हेलिकल गियर। ठीक है, हेलिकल गियर में जो भी फोर्सेस लगते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें आपको ये रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7 जो है वो है
लीडिंग एज एंड ट्रेलिंग एज। यहाँ पे लोडिंग लिखा है, एक्चुअली लीडिंग एज है। तो लीडिंग एज जो है मतलब कि जो फर्स्ट एंगेजमेंट होती है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग एज, एंड जो लेटर लास्ट में होती है दैट इज कॉल्ड द ट्रेलिंग एज। द लीडिंग एज ऑफ द हेलिकल गियर टूथ इज द फर्स्ट पॉइंट ऑन द टूथ टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द इट्स मैशिंग टूथ ऑन अनदर गियर। अब देखते हैं फेस विड्थ के बारे में। एक्चुअली जब आप एग्जाम्पल करोगे तो फेस विड्थ जो है उसको हम एज्यूम करते हैं, फेस विड्थ को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। बट यहाँ पे आपको फेस विड्थ स्पर गियर की बात करें तो स्पर गियर में फेस विड्थ हमने क्या लिया था, आप जरा देख के मुझे बता सकते हो। यस, स्पर गियर में फेस विड्थ था वो 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में था, ठीक है, 9 मॉड्यूल से 15 मॉड्यूल के बीच में। और हमने जो एग्जाम्पल किए थे उसमें हमने 10 मॉड्यूल एज्यूम भी किया था, ठीक है। यहाँ पे जो फेस विड्थ है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ फेस विड्थ। और यहाँ पे जो एक कंडीशन रखी गई है, ये हेलिक्स एंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देख रहे हो हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पे एफ ए जो है दैट इज कॉल्ड द फेस एडवांस, एफ ए दैट इज द फेस एडवांस। सो एफ ए इज इक्वल टू बी टेन साई हम लिख सकते हैं, ठीक है। और फेस कॉन्टैक्ट रेशियो एम एफ, इट इज द रेशियो ऑफ फेस एडवांस टू द ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। एम एफ इज द रेशियो ऑफ फेस एडवांस टू द ट्रांसवर्स सर्कुलर पिच। सो बेसिकली यहाँ पे जो कुछ इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, बी टेंसाई अपॉन पी टी। ओके, सो एक कंडीशन ये है कि एम एफ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एम एफ क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन रखते हैं तो हमें यहाँ पे फेस विड्थ की वैल्यू मिल जाएगी b। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो फेस विड्थ है आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई एम टी अपॉन 10 साई। अब यहाँ पे एम टी इज इक्वल टू वी कैन राइट एम एन अपॉन कॉस साई। कैसे, आपने यहाँ पे रिलेशन देखा, एक मिनट, ओके, यहाँ पे आपने रिलेशन देखा, एम टी इज इक्वल टू एम एन अपॉन कॉस साई। तो ये इक्वेशन अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एम टी इज इक्वल टू एम एन अपॉन कॉस साई, तो यहाँ पे पाई एम एन अपॉन साइन साई इक्वेशन, फाइनली हमें ये इक्वेशन मिलेगा किसके लिए, फेस विड्थ के लिए। ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पे फेस विड्थ फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली द मिनिमम ओवरलैप ऑफ 15% इज रिकमेंडेड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ओवरलैप जो है वो ऐड कर देते हैं। तो पहले 1 था, अब 1.15 पाई एम एन अपॉन साइन साई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोटल कॉन्टैक्ट रेशियो, मतलब कि दो गियर अगर कंबाइन होते हैं तो उसमें जो कॉन्टैक्ट रेशियो बनता है दैट इज कॉल्ड दी total contact ratio. It is simply the contact ratio of helical gear pair is the sum of transverse contact ratio and face contact ratio. Okay, now next is speed ratio or the gear ratio. ये हमने स्पर गियर में भी देखा था, ठीक है, ये रिवाइज कर देते हैं। गियर रेशियो इज इक्वल टू जेड जी अपॉन जेड पी, यानी कि टीथ ऑन गियर टू द टीथ ऑन पिनियन, या तो डायमीटर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ गियर टू द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ पिनियन, या तो आरपीएम ऑफ पिनियन एंड आरपीएम ऑफ गियर, उसका रेशियो। तो ये है स्पीड गियर रेशियो के बारे में। ये सब इक्वेशन आपको काम आने वाले हैं, सब ध्यान से देखिएगा, रिपीट भी करिएगा, ठीक है। नाउ सेंटर डिस्टेंस ए इज इक्वल टू डी पी प्लस डी जी बाई 2, और डी पी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम टी इंटू जेड पी, ठीक है, क्योंकि m इज इक्वल टू डी बाई जेड, सो एम टी इंटू जेड पी प्लस एम टी इंटू जेड जी बाई 2। तो फाइनली ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा सेंटर डिस्टेंस का, ए का इक्वेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे एम टी कॉमन निकाला, जेड पी प्लस जेड जी बाई 2, तो एम टी इज इक्वल टू एम एन अपॉन कॉस साई, जेड पी प्लस जेड जी बाई 2, तो जेड जी इज इक्वल टू वी कैन राइट जी जेड पी, क्योंकि g इज इक्वल टू जेड जी अपॉन जेड पी है, ठीक है। सो जी जेड पी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पे फिर जेड पी कॉमन निकलेगा, तो एम एन जेड पी अपॉन 2 कॉस साई ब्रैकेट 1 प्लस जी। इस तरह से हम सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी गियर डिज़ाइन के बारे में, तो एडेंडम जो होता है वो जनरली स्मॉल रहता है डिडेंडम से। तो यहाँ पे जो एडेंडम है, ठीक है, इट इज़ 1 नॉर्मल मॉड्यूल एंड डिडेंडम जो है इट इज़ 1.5 नॉर्मल मॉड्यूल। एडेंडम को HA बोलते हैं और डिडेंडम को HF बोलते हैं। ओके, नाउ ये थी ट्रुथ प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। टर्मिनोलॉजी बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा ये पहले ये ड्रॉ कर देना है, उसके बाद इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।